नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में आज बात करेंगे सीबीएसई की, जिसके 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब रद्द हो गई। वहीं बात होगी कांग्रेस की। कांग्रेस ने गलवान के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। वहीं बात होगी शहर शहर प्रदर्शन की। आखिर में बात होगी अतिक्रमण की, जिस पर आज पीला पंजा चला। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। चीन सीमा विवाद को लेकर उन्होंने हमला बोला है। चीन ने 3 जगहों पर हमारी जमीन छीनी है, यह कहा है। राहुल गांधी ने हमारे जवानों को बिना हथियार क्यों भेजा गया, यह सवाल पूछा है उन्होंने। और कहा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी, लोगों को सच बताइए। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ, एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। 1 जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा। बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं, उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। कोर ग्रुप और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ उन्होंने समीक्षा की। कोरोना नियंत्रण और अनलॉक 2 पर बातचीत हुई है। गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, बैठक हुई है, चर्चा की है, समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने। क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या क्या मुद्दों को लेकर चर्चा हुई आज? टीम ने एक्सपर्ट्स और कोर ग्रुप के साथ में आज फिर बैठक की है और डायरेक्शन दिया है कि जो कोरोना का संक्रमण कई जिलों में जो बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल करना समय से समय रहते बहुत जरूरी है। तो हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना हो, चाहे क्वारंटीन की फैसिलिटीज हो, ज्यादा से ज्यादा जांच कराने की बात हो, इन सब बातों की समीक्षा की गई है। और एक्सपर्ट से आगे का रोड मैप भी पूछा है कि जिस तरह के जो ट्रेंड रहा है पिछले 2.5-3 महीनों में, उस ट्रेंड में किस तरह का क्या बदलाव आया है और आगे किस तरह की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं, ताकि सरकार और जो एजेंसीज हैं वो उस हिसाब से तैयारी करें। इन चीजों को वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये इस बैठक में समीक्षा की गई है, बातचीत की गई है। एक्सपर्ट्स ने अपने सुझाव दिए हैं और जो अब तक के आंकड़े हैं, जो ट्रेंड है, उसके बारे में जो जानकारियां, एक्सपर्ट जानकारियां हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ में शेयर की गई हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 3 महीने से एक तरह से लॉकडाउन की जो स्थिति थी उसको अनलॉक की तरफ लेके आए हैं। अनलॉक 2 का दौर भी 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर के भी तैयारियां करनी थी, चर्चाएं करनी थी कि क्या क्या चीजें और खोली जा सकती हैं। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन भी शुरू हो चुका है, अब तो मॉल्स एंड जो आर्थिक एक्टिविटीज है उनको भी काफी कुछ हद तक खोला जा चुका है। लेकिन सावधानियां अभी भी बहुत जरूरी है और जिस तरह कई जिलों में संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर के भी किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये तमाम बातें उस समीक्षा बैठक के दौरान डिस्कस की गई हैं। जी
बिल्कुल गोवर्धन, तो ये बेहद अहम है कि अनलॉक 1 को और किस तरीके से बेहतर तरीके से आगे लेकर के चलें, इसको लेकर चर्चा हुई है। एक और चीज गोवर्धन आपसे जरा सा जानना चाहेंगे कि अनलॉक 2 को लेकर भी क्या कुछ चर्चा हुई है, साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल हैं उसको लेकर के भी क्या खोलने को लेकर कुछ चर्चा हुई है, क्योंकि खबर यह थी कि जो कलेक्टर्स हैं जिलों के उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो क्या उसे खोलने को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है क्या? देखिए, आज का ये जो कोरोना समीक्षा मीटिंग थी उसमें हेल्थ से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोरोना कंट्रोल है, इन्हीं सब चीजों को लेकर के चर्चाएं हुई है। जहां तक धार्मिक स्थलों को खोलने की बात है तो वो जिला स्तर पर अब तय किया जाएगा, वो प्रदेश स्तर पर तय नहीं होगा, क्योंकि चलिए तो वो प्रदेश स्तर जिला स्तर पे वो आगे तय होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गोवर्धन इन तमाम जानकारियों के लिए। कोटा में वन विभाग ने आज अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई कोटा झालावाड़ रोड स्थित लखावा वनखंड क्षेत्र में की गई, जहां कार्रवाई के दौरान विभाग ने वन भूमि से अवैध कब्जे को हटाकर जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाया। बता दें कि यहां पर अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि पर पत्थर की बाउंड्री बनाकर रखी थी, जिसे वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन से हटवाया। सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे के मामले आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन डूंगरपुर में सरकारी विभागों ने नई जेल के लिए अलॉट की गई 5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। तिजबड़ में नई जेल भवन का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन इस जमीन के चारों ओर सरकारी विभागों का कब्जा अभी तक नहीं हट सका है। कब्जा हटाने के लिए जेल प्रबंधन ने जनवरी में ही जिला प्रशासन को सूचित कर दिया था, जिसके बाद कब्जा करने वालों को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक कब्जा खाली नहीं किया गया। केवल 25 बीघा जमीन अपने मौजा तिजवड़ में आवंटित हुई है। उसमें नई जेल बनने के बाद ये समस्या जनाधिकी की खत्म हो जाएगी। अत्याधुनिक तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जेल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से 20 बीघा ज़मीन अपने पास वर्तमान में है और 5 बीघा ज़मीन पे अतिक्रमण की स्थिति है। जो अतिक्रमण हटाने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जिन जिन विभागों का अतिक्रमण है उनको नोटिस जारी कर दिए गए। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। साथ ही मजदूर किसान भवन के बाहर बिजली बिलों की होली जलाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोड को भी जाम कर दिया। वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जयपुर में जो है माकपा आज पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताया जा रहा है। बात हम कर लेते हैं प्रदर्शनकारियों से, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है? आज हमारी मुख्य मांग हमारी ये है कि राजस्थान सरकार बिजली के बिल जो इतने बेतहाशा आए हुए हैं, चाहे वो किसान का हो और घरेलू उपभोक्ताओं का हो, बिजली के बिल 10,000, 20,000, 15,000 ये हम नहीं चुका सकते। हमारे सारे लोग गरीब मेहनत करने वाले हैं। हम ये मांग कर रहे हैं गहलोत सरकार से कि 6 महीने के हमारे बिजली पानी के बिल माफ करें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का भी दूसरी जो मुख्य मांग हमारी आज की है, 10-12 दिन लगातार हो गए, 10 दिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हर चीज महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई। गरीब आदमी लॉकडाउन के कारण पहले से मर रहा है और ये जो पेट्रोल डीजल के दामों पर रोक लगाए, मोदी सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाए। आप बताइए, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, किस तरह का भार पड़ रहा है किसानों पर? किसानों के पेट्रोल डीजल का तो भाव बढ़ा है, इसके अंदर कृषि की लागत एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि आज के दिन खेती मुख्य रूप से ट्रैक्टर के माध्यम से डीजल से होती है और डीजल लगातार रेट बढ़ रहे हैं और डीजल के रेट पेट्रोल से ऊपर चले गए हैं। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है और किसान को जो मिलने वाला जो दूसरी चीजें जैसे खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, जिसका किराया भाड़ा स्वाभाविक रूप है, जब डीजल के रेट बढ़े तो उनके लागत बढ़ जाती है और लागत बढ़ने से उनके रेट अप हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसान की लागत में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है और जब लागत बढ़ जाती है
तो किसान को भाव पहले नहीं मिल रहे, इसलिए किसान दिवालिया की कगार पे जा रहा है। और ये डीजल और पेट्रोल के दाम विशेष करके जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बहुत कम रेट पे मिल रहे हैं और उसके बावजूद सरकार टैक्स लगा लगा के जिस तरीके से बढ़ा रही है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छात्र संघ अध्यक्ष सैकड़ों छात्रों को लेकर कुलपति कार्यालय पहुंचे और ढोल थाली के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष ने कुलपति को ज्ञापन देकर जल्द छात्रों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। विद्यार्थियों की काफी समय से परेशानी है। विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन देती है कि हम जो भी हमारे अभी जो वर्तमान में जिस क्लास में विद्यार्थी हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे, पर हमारे जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम प्रमोट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आगे फ्यूचर में नुकसान होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जब काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तो सब ने जब प्रमोट किया है तो क्या उन्हें अपने विद्यार्थियों की चिंता नहीं है? पानी की समस्या को लेकर आज दौसा में हंगामा देखने को मिला, जहां नगर परिषद के उप सभापति वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंची और जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वार्ड में विगत 1.5 वर्ष से पानी टैंकर की भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा था। उसके बारे में कनिष्ठ अभियंता व वरिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता महोदय को मैंने अवगत किया है कि पानी क्यों तो जा रहा नहीं है, किस आधार पर टैंकरों का वितरण किया जा रहा है, किस आधार पर किस मीटिंग से उसको किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। ये वार्ड नंबर 21 की है, जो ये लोडपुरा मोहल्ला है, ये न्यारा मोहल्ला है, ये ऊंचाई पे पड़ता है एकदम। वैसे तो इनकी सप्लाई अंबेडकर एसआर से की जाती है, वहाँ से इनके तो 48 घंटे में सप्लाई की जाती है। बाकी इसमें क्या लिस्ट में इनका नाम छूट गया था, टैंकर लगा हुआ नहीं था, इसलिए टैंकर भिजवाए नहीं जा रहे थे अभी तक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर बीकानेर के जाने माने उद्योगपति विनोद बाफना से पैसे मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी के प्रयास का यह खेल 8-9 मई से ही चल रहा है। बीकानेर के जाने माने उद्योगपति विनोद बाफना के पास रेणु नाम की एक लड़की का कॉल आया, जिसने फोन पर विनोद बाफना के होने की पुष्टि करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात करने को कहा। इसके बाद खुद को गजेंद्र सिंह बताने वाले व्यक्ति ने बाफना के हालचाल पूछे और जोधपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए आर्थिक सहायता के रूप में पूर्व महापौर घनश्याम ओझा के नाम से व्हाट्सएप मैसेज किया। चूंकि बाफना की गजेंद्र सिंह से मित्रता है, इसलिए मामला समझने में उन्हें देर नहीं लगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मामले की जानकारी दी। मंत्री के ओएसडी की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गलवान में शहीद हुए जवान को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से शहीदों को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बीकानेर में मंत्री बीडी कल्ला भी आज गांधी पार्क पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से खास बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से शहीदों को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस तरह देखते हैं, क्योंकि लगातार शहीदों जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और आज आपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। आज कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में शहीदों को सलाम कार्यक्रम और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। उसके अंतर्गत बीकानेर में भी आज ये कार्यक्रम गांधी जी की मूर्ति के पास रखा गया। इसके अंतर्गत हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस जन देश की सेना के साथ हैं, सब एकजुट हैं, और ये याद दिलाना चाहते हैं कि 1971 का इंडो पाक युद्ध हुआ था। उस समय अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया। इंदिरा जी ने रात को 12 बजे देश के नाम संदेश दिया कि मुझे ऐसी सूचना है कि अमेरिका का 7वां बेड़ा
हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। और मैं चेतावनी देती हूँ कि यदि वो हिंद महासागर की भारत की सीमा में घुस गया तो मैं उसको डुबो दूंगी। आज उसी करेज की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि सेना का मनोबल बढ़े और सेना देश की एकता और अखंडता के लिए जो अपनी कुर्बानी दे रही है उसको हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के लोग सेना को ताकत देंगे ताकि हमारी देश की एकता और अखंडता बनी रहे। बिल्कुल एकता और अखंडता बनी रहे, लेकिन जहां स्वदेशी की बात भी की जा रही है, क्योंकि अगर चीनी की बात कर लें तो लगातार आर्थिक स्थिति पे वो मजबूर होता है और भारत की तरफ से ही होता है। किस तरह से स्वदेशी को जो अपनाने की जो बात है वो भी रखी जाए। कांग्रेस तो हम तो आप देख रहे हो खादी के कपड़े पहनते हैं, हाथ के सिलाई के कपड़े पहनते हैं और कुल मिलाकर के विदेशी कपड़े कौन पहनते हैं। आपसे कोई छिपी हुई नहीं है। मैं भी कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को देख लो और कांग्रेस को देख लो। कांग्रेस आज भी खादी को, स्वदेशी को प्रोत्साहन देते हैं और जो खादी और स्वदेशी की बात करते थे वो डिफेंस में भी जो है 75% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं। तो इसलिए अभी राजनीति का वक्त नहीं है। अभी वक्त है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की सेना को मजबूत करने का, उसका हौसला बढ़ाने का। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। प्रदेश में इन दिनों सांपों की दहशत जारी है। आज जयपुर में एक घर में सांप निकलने से सनसनी फैल गई, तो उदयपुर में सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब क्लास में एक कोबरा निकल आया। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर और उदयपुर की। अब चलिए इन खबरों को अगर विस्तार से बताएं। जयपुर के वैशाली नगर में आज एक घर में सांप निकलने से अफरा तफरी फैल गई। सांप को देखते ही घर के लोग घबरा गए और घर से बाहर निकल आए। इसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी सांप को पकड़ने के लिए। उसके बाद सांप को पकड़ लिया गया। तो वहीं मानसून में जगह जगह सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। उदयपुर के बेदला इलाके के सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब क्लास में कोबरा निकल आया। परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज करने के लिए दरवाजा खोला गया। कमरे में कोबरा नजर आया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ सख्ते में आ गए। स्नेक कैचर को बुलाया गया। स्नेक कैचर ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीबीएसई एग्जाम का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिभावकों को राहत मिल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इस दौरान बोर्ड ने अपने हलफनामे के तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। लेकिन सबके मन में सवाल यह है, आखिर इस बार सीबीएसई रिजल्ट जारी कैसे करेगी? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सीबीएसई ने कोर्ट में क्या मार्किंग स्कीम बताई है। दरअसल 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं की रिजल्ट जो है वो जारी होंगे। रिजल्ट के लिए असेसमेंट स्कीम तैयार हुई है। स्कीम नंबर 1 है, जिन स्टूडेंट्स ने सभी एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट एग्जाम के आधार पर आएगा। स्कीम 2 है, जिन स्टूडेंट्स ने 3 से ज्यादा एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज होगा। स्कीम 3 जो है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ 3 एग्जाम दे पाए हैं उनका रिजल्ट बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज होगा। अब स्कीम 4, 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स सिर्फ 1 या 2 एग्जाम दे पाए हैं उनका रिजल्ट दिए गए एग्जाम परफॉर्मेंस और इंटरनल, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट असेसमेंट के आधार पर आएगा। हालात सुधरने पर परफॉर्मेंस सुधारने का मौका अलग से मिलेगा। कांग्रेस आज गलवान घाटी में शहीद हुए सेना के जवानों को याद कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दिए। स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे और गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर और दौसा में भी वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ।
एक घंटे के लिए आज हम सब लोग पूरे देश भर में, भारतवर्ष में 11 से 12 के बीच में एक साथ आम जन के साथ हमारे वीर सैनिकों की जो शहादत उन्होंने दी है उसको नमन करेंगे, उसको सलाम करेंगे। और हमारे वीर सैनिक जो दिन रात हमारी सरहद पर इस देश की रक्षा करते हैं, आज पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। हमारी सेना के साथ 130 करोड़ हमारे भारतवासी एकजुटता से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिन कारणों से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, अपना खून बहाया, वो व्यर्थ ना जाए। लगातार चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और पूरे देशवासी एकजुटता के साथ हमारे सैनिकों के साथ खड़े रहेंगे। गलवान में शहीद हुए जवान को लेकर जयपुर में कांग्रेस की ओर से शहीदों को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह सहित गणमान्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए और मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। के लिए एक घंटे के लिए आज हम सब लोग पूरे देश भर में, भारतवर्ष में 11 से 12 के बीच में एक साथ आम जन के साथ हमारे वीर सैनिकों की जो शहादत उन्होंने दी है उसको नमन करेंगे, उसको सलाम करेंगे। और हमारे वीर सैनिक जो दिन रात हमारी सरहद पर इस देश की रक्षा करते हैं, आज पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। हमारी सेना के साथ 130 करोड़ हमारे भारतवासी एकजुटता से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिन कारणों से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, अपना खून बहाया, वो व्यर्थ ना जाए। लगातार चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और पूरे देशवासी एकजुटता के साथ हमारे सैनिकों के साथ खड़े रहेंगे। आज जयपुर की ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस परिवार शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है। तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम प्रदेश कांग्रेस संगठन के लोग, कार्यकर्ता, और उसका एक ही मकसद है कि हम सरकार को समझाना चाहते हैं, मोमबत्ती जलाकर, दिया जलाकर, कि ये रोशनी हिंदुस्तान की जनता के सीने में जो आग जल रही है चाइना की हरकत के खिलाफ, ये उसकी रोशनी है। और इस आग को समझिए, आग को समझकर जनता की भावना को समझिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है। जोधपुर में भारत चीन स्थित गलवान बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि और मोमबत्तियां जलाकर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीसीसी के महासचिव और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। हमारी भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं जो चीन के साथ मुठभेड़ हुई। मैं मेरी ओर से, तमाम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, तमाम सभी लोगों की ओर से सबसे पहले तो उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूं मेरी ओर से। और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा आज हिंडौन सिटी पहुंचे, जहां मंत्री ने हिंडौन विधायक आवास पहुंचकर विधायक भरोसी लाल जाटव से उनका कुशल क्षेम जाना और विधायक पर हुई फायरिंग के मामले में घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने बीती रात बयाना मोड़ पर युवक की गला रेत हत्या के मामले में मोक्षधाम पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। काम करेंगे। आज मैं मंत्री हूं, मैं सरकार के खिलाफ बोलूं तो आप भी जानते हो मैसेज ठीक नहीं जाता, लेकिन समय रहते किसी चीज़ को दबाना नहीं चाहिए।
किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी है, आज पिछली बार पहले भी हमारे विपक्षी लोग कहते थे कि आपके समय में अपराध बढ़े हैं और अपराधों की संख्या बढ़ी है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कोई भी आदमी FIR दर्ज कराने आए तो तुरंत उसकी दर्ज करो, तो संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि कानून का इकबाल हो, अपराधियों में भय हो, खौफ हो, और जो अपराधी व्यक्ति हैं वो तुरंत पकड़े जाएं। जो पुलिस में जो अधिकारी मिली वक्त करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को भी, जो पुलिस में सही निकम्मे लोग हैं, उनकी छटनी करके उनको घर बिठा देना चाहिए। ऑनलाइन केस दर्ज होने के बाद अब वन विभाग की नर्सरियों में मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी भी अब ऑनलाइन मिलेगी। जी हां, प्रदेश के वन विभाग की सभी नर्सरियों की सूची मोबाइल ऐप पर होगी, जहां लोग प्रदेश की 500 से ज्यादा नर्सरियों में पौधों की ताजा स्थिति देख सकेंगे और मोबाइल ऐप से ही पौधे बुक भी करा सकेंगे, पर डिलीवरी खुद लेनी होगी। और वन विभाग के इस नवाचार पर हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने प्रदेश के वन विभाग के मुखिया डॉक्टर GV रेड्डी से खास बातचीत की। भी है वो कर सकता है उसमें ऑर्डर। दुनिया भर में कोरोना का संकट जारी है। इन हालात के अंदर राजस्थान में जो मानसून के दौरान हरियाली का महाअभियान चलाना है, उसे आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग ने एक ऐप तैयार की है। इस ऐप के जरिए न सिर्फ राजस्थान के तमाम लोग ये जानकारी ले सकेंगे कि उनके आसपास कौन सी नर्सरी है और नर्सरी के अंदर कितनी प्रजातियों के पौधे हैं और उनकी तादाद कितनी है, उनको बुक कर सकते हैं और उनका पेमेंट भी कर सकते हैं। कितने प्लांट्स आपने तैयार किए हैं, क्या तैयारियां आपकी टोटल थी? हमारा लगभग 2.5 करोड़ का इस साल का टारगेट है लगभग, और हमारा हर साल एक समस्या आता था, लोग हमसे टेलीफोन से जरिए पूछते थे कि सर हमारा जिले में कितने नर्सरी है, कहाँ नर्सरी है, ऐसा जानकारी उनको डिवीजन ऑफिस में जाके पता करना पड़ता था। अब वो कोरोना के वायरस के टाइम पे आदमी हर एक ऑफिस में जाना है, वहाँ जाके पता करना बहुत मुश्किल होता है। उसको आसान करने के हिसाब से और हमारे लिए भी रियल टाइम बेसिस पे कितने पौधे बेचना हो गया और कितना बचा हुआ है, ये स्थिति पता करने के लिए हमने एक ऐप के जरिए पूरा राजस्थान के लगभग 500 नर्सरीज है, उन सबको हमने ऐप में डाल दिया है। हर एक नर्सरी में अलग कितने प्रजाति है, हर एक प्रजाति में कितने पौधे अवेलेबल है, और उसको लगा के रखा है। और आदमी ये भी ढूंढ सकता है कि ब्रॉड लीव्ड कौन से है, और उसमें उनको ट्री का कितना है, हर्ब्स का कितना है, ऐसा अलग अलग स्पीसीज है, उसको सर्च करके वो प्राप्त कर सकता है। इसका नाम क्या रखा गया है ऐप का? ऐप का नर्सरी इन्वेंट्री ऐप। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।